नमस्कार। सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दिनेश गर्ग, कड़वे सवालों वाला, इस समय मौजूद हूं वार्ड 27 में। ये कड़वे सवाल का नाम मैं आपको बता दूंगा आज किस किसने दिया। देखो इधर दिखाओ एक बार, कैमरा दिखा दो एक बार मोबाइल से। ये जो दो भाई बैठे हैं और ये सज्जन महोदय बैठे, इन सब के द्वारा दिया गया नाम है। सच्चाई कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? पहली बात तो मैं सीसीएन न्यूज के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। राम राम करो। जय सिया राम। जय सिया राम। ये सच्चाई है कि ये आप लोगों ने नाम दे दिया मेरे को, कड़वे सवाल करता है या नहीं? नहीं भाई जी, आपके कोई कड़वे सवाल नहीं है, आप सच्चाई से रूबरू कराते हैं पब्लिक को। और बेसिकली अगर पब्लिक इसको सोचे कड़वे सवाल हैं तो ये अन्यथा वाली बात है, क्योंकि सच कड़वा होता है। देखिए सर, सच कड़वा होता है थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कभी भी। तो इसलिए हमेशा सच से तो आपको वाकिफ होना ही पड़ेगा, या आज होइए या कल होइए, भविष्य में फिर कभी होइए। वार्ड 27 में मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं कुक्की जी, और मतलब इनका जो है जितेंद्र वत्स सही नाम है। कुक्की प्यार से बुलाते होंगे तो प्यार से मैं अभी कुक्की बोल देता हूँ। कुक्की जी के साथ मौजूद हूँ और एक खास मुलाकात करेंगे। काफी समय से मुझे ये कह रहे थे कि इंटरव्यू करना है, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। और मीडिया का काम है सबकी सुनना। अभी आम आदमी पार्टी की भी सुनी, बीजेपी के भी बहुत सारे इंटरव्यू के। कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास नहीं जाता। अगर उन भाइयों को मैं थोड़ा सा बता दूं, सीसीएन न्यूज 24 चैनल अगर फेसबुक पे पेज खोलोगे तो उस पर आपको फेसबुक पे बीजेपी के भी दिख जाएंगे, आम आदमी पार्टी के दिख जाएंगे, और आज कुक्की जी का कांग्रेस पार्टी का भी इंटरव्यू दिख जाएगा। और बहुत सारे दर्शक जो लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरा राम राम। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको सीसीएन न्यूज 24 चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी भाई का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं। भाई ने जो मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए भाई का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आजकल जो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, जिसका इंटरव्यू करने जाता हूँ, वही आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरे इंटरव्यू देखे हैं अभी तक? हाँ जी, मैंने भाई साहब आपके इंटरव्यू काफ़ी बार देखे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आपको कड़वे सवालों वाला बोलना चाहिए, क्योंकि तरुण सागर महाराज जी भी कड़वे प्रवचन करते थे, जीवन में अमल करने पे बड़े अच्छे होते थे वो प्रवचन। तो इसी तरीके से आपके सवाल कड़वे जरूर हैं, मगर आप जो बात उठा रहे समाज के अंदर, वो बड़ी अच्छी बात उठा रहे, जो सच्चाई से रूबरू कराना। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जनता को सच से रूबरू कराना। तो आप जो भी कर रहे हैं सच से रूबरू करा रहे हैं जनता को। मगर कुछ एक पॉलिटिशियंस ऐसा दिमाग लगा के बैठे हुए अपना कि दिनेश गर्ग कड़वे सवाल करता है। भाई सच तो कड़वा होता है, नीम फायदेमंद है मगर नीम कड़वा भी है। बिल्कुल 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 सच बात बिल्कुल सही कही उन्होंने कि असल में क्या है, सच ना हमेशा कड़वा होता है। हमें भी बुखार हो जाता है ना, कोई बीमारी हो जाती है, तो हमें शुरू से बचपन से ही दवाई दी गई है। वो अलग बात है, धीरे धीरे पहले मीठी दवाई दी गई, फिर थोड़ी कड़वी बढ़ाई गई, फिर कड़वी बढ़ाई गई। तो अब जब हम उस दवाई को लेते हैं तो हम एकदम तंदुरुस्त और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कड़वी है। कड़वा सच होगा और सच जो होगा वो कड़वा होगा। कहीं ना कहीं नीम भी बिल्कुल अच्छा बताया आपने कि वो नीम हमारे दांतों के लिए फायदेमंद, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो कड़वा है। लेकिन आज कड़वा कोई नीम लेना पसंद नहीं करता, क्यों कहेंगे नीम का है, करेले का, रहने दो, मुझे तो मीठा जूस दे दो कोई ना कोई। देखिए भैया जी, बचपन में बच्चा शरारत करता है, माँ बाप उसकी पिटाई करते हैं, बच्चे को बड़ा कड़वा लगता है। मगर जब वो बच्चा खुद एक टाइम के बाद खुद पिता बनता है या अभिभावक बनता है किसी का, तो उसको लगता है मेरे पिताजी ने जो बचपन में मुझे डांटा उस टाइम मुझे कड़वा लगा, मगर आज वो अच्छा है क्योंकि वो सीधे मार्ग पे चल रहा है उसकी वजह से। तो सर मैं कहूंगा सच कभी भी कड़वा नहीं होता, सच अच्छा होता है और सच को स्वीकारना ही आदमी का बड़प्पन है। मैं इन दर्शकों को, जितने दर्शक इस समय देख रहे हैं या जो देखेंगे इस वीडियो को, उनको एक चीज आज बता दूं कि दिनेश गर्ग जैन ऐसे ही कड़वे सवाल, तीखे सवाल करता रहेगा। कोई कितने भी आरोप लगाते रहो, कोई कुछ भी मेरे विषय में समझते रहो, मैं ऐसी सबकी गोभी खोदता रहूंगा, ऐसी सच सामने लाता रहूंगा। अगर सही है तो सही दिखाएंगे, गलत है तो गलत दिखाएंगे। असल में मीडिया का काम यही होता है, जबरदस्ती नहीं कि लीपापोती करे, चापलूसी करे, जबरदस्ती की बाजी करे। जो सच है वो दिखाना हमारा काम है, और दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला ऐसी सच दिखाता रहेगा। चलिए जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब से की थी? सर मैं सन 2002 में मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं वहीं से ही जो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है एनएसयूआई का मेंबर रहा हूं।
और मैंने 2009 के अंदर जो इलेक्शन प्रोसीजर आया था हमारी कांग्रेस के अंदर, तो मैं नॉर्थ कैंपस का, नॉर्थ जिले का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था। मैं एनएसयूआई का फर्स्ट इलेक्टेड दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ में और लोग भी जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो फर्स्ट टाइम जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ था उसके अंदर मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था एनएसयूआई का। ये आज मुझे वाकई अच्छा लग रहा है कि जिनके साथ मैं बैठा हूं मुझे उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी मास्क लगा लो, और यहाँ पर भी दिखाओगे तो दोनों ने देखो प्रॉपर मास्क लगाया, दिखा दो एक बार कैमरे से। लोग बाग कहते हैं मुझे कि सबसे पहले मास्क के लिए टोकता है, जबरदस्ती मास्क लगवाता है किसी के। मैं क्यों लगवाने लगा बता मास्क? अगर कोई प्रॉपर लगा के बैठा है तो अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, मेरी सेफ्टी थोड़ी है। दिनेश भाई मैं एक बात कहूंगा, देखिए मास्क हमारे जीवन में ऐसे जरूरी है कि ये मास्क एक तरीके से हमारा सुरक्षा कवच है। अगर ओमिक्रॉन हो, कोरोना हो, डेल्टा हो, ये जब भी फैलता है जो हम बोलते हैं उससे थूक बाहर जाता है, स्प्रेड होता है, उसी से फैलता है, ज्यादातर मुंह और नाक के माध्यम से ही जाता है। तो हमने अपने नाक को सुरक्षित कर रखा है, तो इसलिए हमें ये लगता है कि 60 या 70% कोरोना हमारे नजदीक नहीं आएगा। मुझे ये आरोप लगाते हैं कि ये जबरदस्ती किसी का मास्क लगवाता है, बताओ। नहीं सर, देखिए ये तो सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। लेकिन आपकी सोनिया गांधी नहीं मानती इस चीज को। क्यों? अभी चुनाव की रैलियों में जितनी भीड़ वो कर रही हैं, वो एक में भी मास्क नहीं लगा रखा। सर देखिए मैं बोलूंगा, ऐसे तो मोदी साहब भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी नहीं लगा रखा। मैं वही तो कह रहा हूं, उन्होंने भी नहीं लगा रखा। मैं दोनों की बता रहा हूँ, किसी भी पार्टी की। थोड़े दिन पहले भी एक आदेश गुप्ता जी का फोटो वायरल हुआ है जिसके अंदर पूरा ऑडिटोरियम ने किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैं तो बात कांग्रेस की करूंगा इस समय कि आपकी सोनिया गांधी जी ने भी नहीं लगाया, वो भी मतलब मोदी जी को मानती नहीं है। सर देखिए ये हमारे कोरोना नहीं लगेगा क्या? उस भीड़ में कोरोना भाग जाता है या कोरोना निमंत्रण लेता है कि मुझे इस चुनावी रैली में आना है, नहीं आना, या मुझे सिर्फ जितेंद्र वत्स जी के दफ्तर में नहीं पहुंच जाऊं मैं, यहाँ तो आप सुरक्षित हो गए। लेकिन वो लोग जो आपके बड़े हैं, राजा बाबू, उन लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। सर देखिए ये हमारी गलत है सही है बताओ? नहीं है तो बेसिकली गलत ही है। गलत को तो गलती कहा जाएगा, उसको सही कैसे किया जा सकता है? कहीं ना कहीं ये कोरोना बीमारी हमें देख कर नहीं आता कि मुझे दिनेश के पास जाना नहीं जाना, मुझे इनके पास नहीं जाना है, मुझे चुनावी रैली में नहीं जाना, मुझे सिर्फ रात में निकलना है। अब क्या नया सिस्टम आ गया, वो 11 बजे से लेके 5 बजे तक ही लोगों को सताएगा रात में, दिन में वो निमंत्रण नहीं देता है। ऐसी कौन सी महामारी है वो कि जो सिर्फ पर्सनल मेरी गाड़ी में बैठा हूं तो मुझे लग सकता है, क्योंकि वहां पे भी मुझे मास्क लगाना है। लेकिन अगर इतनी भीड़ कर रही है चुनावी रैलियों में, वहां नहीं जाएगा। शादी में करूंगा तो उसके अंदर एक लिमिट हो जाएगी, वहां पहुंच जाएगा अगर लिमिट बढ़ा दूंगा तो। लेकिन कोरोना वहां नहीं पहुंचेगा चुनावी रैलियों में जहां अत्यधिक भीड़ है। बड़े बड़े नेता वहां मास्क नहीं लगा रहे, सोनिया गांधी वहां मास्क नहीं लगा रही, मोदी जी वहां मास्क नहीं लगा रहे, केजरीवाल जी वहां मास्क नहीं लगा रहे। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना देख कर नहीं आता, सबके पास जाता है, लेकिन इन चुनावी रैलियों में क्यों नहीं जाता? आई डोंट नो। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है जो केंद्र की सरकार ओमिक्रॉन का जो फंडा चला रही है आजकल, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सिंपैथी बटोरने वाली बात है। अगर ओमिक्रॉन का इतना ही खतरा है तो भी 5 राज्यों में चुनाव होने वाला, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए 6 महीने के लिए और उसके बाद में कराना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, जब सब कुछ आज डिजिटल हो चुका है तो चुनावी प्रचार करने के लिए डिजिटल तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता? क्यों इतनी बड़ी भीड़, भारी भीड़ इकट्ठी की जा रही है? चाहे उसके अंदर सोनिया गांधी भी शामिल है। जब उन्हें अपनी चिंता है क्या, मतलब सीट की चिंता है, वोटों की चिंता है, लेकिन वोटर की चिंता नहीं है, उनकी जिंदगी की चिंता नहीं है। सर देखिए डिजिटलाइजेशन तो हुआ है हमारे इंडिया का, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल होने से, क्योंकि आज की डेट में जो पब्लिक है, जनता जो है जिसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, उसके समक्ष और उसके साथ मिलकर के बात करके अपना वोट देने का ज्यादा वो रखती है। उन्हें इकट्ठे तो आज सोनिया गांधी कर रही है ना, वहां पर पब्लिक को इकट्ठा कौन कर रहा है? सोनिया गांधी कर रही है ना। और वहां पर जो पब्लिक की जान, भगवान ना करे कोई ऐसी 19-20 घटना घट जाए तो वो कोरोना क्या बता क्या रहा है? सोनिया गांधी जी आप इस समय रैली कर लो, हम नहीं आऊंगा, आएगा वो? सर देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पर्टिकुलर ये बात सोनिया गांधी जी पे लागू नहीं होती है। मैं तो सबकी बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी पे भी है, केजरीवाल साहब पे भी है, ये सारी बातें, ये सब देखो आप अपने जिस सीट पे बैठे हो, जिस राजनीति के अंदर आप हो, आप दूसरे पे आरोप लगाओगे, लेकिन मैं जिसके साथ बैठा हूं मैं उससे बात करूंगा। और ये चीज बिल्कुल ठीक कह चुका हूं मैं पहले भी कि ना वहां मोदी जी लगा रहे हैं, ना वहां केजरीवाल जी लगा रहे हैं, ना वहां सोनिया गांधी जी लगा रही है। ऐसा क्यों? सर इसका सबसे अच्छा इलाज तो केंद्र सरकार पे हमारी, अगर इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, अगर वो इलेक्शन ये 6 महीने आगे पोस्टपोन कर दें
तो उसके बाद खुद ही चुनावी रैलियां नहीं होंगी। वो 6 महीने क्यों टालते हो आप इसको? डिजिटल तरीके से क्यों नहीं प्रचार करते? जरूरी है सोनिया गांधी जी को हजारों लाखों की भीड़ वहां पे इकट्ठी करनी है? सर देखिए, डिजिटल तरीके से भी करते हैं तब भी कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा वो होने वाला है, क्योंकि एक दिन वोट देने के लिए तो जनता को पोलिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा। आप उसको कैसे रोकेंगे? क्या आप उसको डिजिटलाइजेशन उसको हम एक सिस्टम से कर सकते हैं। वो तो सिस्टम से शुरू से होता भी है कि लाइन वाइज चलता है आदमी। लेकिन क्या आप जो रैलियां बना रही है सोनिया गांधी, वहां को लाइन वाइज बिठा रही है, वहां हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। देखिए, आप कितना भी सिस्टम बना लीजिए वोट डालने के लिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, उस दिन वोटिंग भी होगी, नारेबाजी भी होगा, लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होगी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सीधा सीधा कि भाई अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया या वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करें तो वो ठीक है, गलत नहीं है? सर मैं ये चीज आपसे पहले ही कह चुका हूं कि अगर सरकार ने कोई नॉर्म्स या गाइडलाइंस बनाई है तो बिल्कुल ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को मद्देनजर देखते हुए ठीक बनाई होगी। मास्क लगाना चाहिए ना वहां पर? बिल्कुल लगाना चाहिए सर, क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप इस क्षेत्र का करते हैं तो वो पूरे देश का करती हैं। सर मैं तो कहूंगा अगर हमारी मैडम ऐसा कर रही है तो मैं उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं पब्लिक से। आपने देखा है अभी तक उनका नहीं देखा कि वो जब चुनावी रैलियों में जा रही हैं तो उन्होंने प्रॉपर मास्क लगाया नहीं लगाया? देखिए सर, जिस टाइम वो चुनावी रैलियों में आगाज करती हैं, भाषण देती हैं, उस टाइम पे वो माइक के सामने अकेली होती है और वहां तो माइक की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनकी आवाज इतनी तेज है। देखिए सर, आवाज तेज है वो तो प्रभु कृपा की वजह से ऐसा है। बाकी जिस टाइम वो स्पीच देती हैं उस टाइम पे आसपास आपने भी देखा होगा 6-6 फुट तक कोई आदमी नहीं खड़ा होता और ऐसा कोई कम्युनिटी स्प्रेड होने का भी डर नहीं है। मंच पे जितने होते हैं किसी ने भी नहीं लगाया होता। सर मंच पे तो मैंने आपको फिर बोला कि कांग्रेस के सभी राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है। तो सर इसमें बेसिकली हमारे देश का जिम्मेवार नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो ये शुरुआत करें तो मुझे लगता है उनको देख करके बाकी सब लोग सीखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हो कि अगर मोदी जी लगाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए लगाएंगे। मैं मास्क लगाऊंगा तो ये मेरी अपनी सुरक्षा है। अगर सपोज कर हमारी महिला पर्सन ये कैमरे पे बैठी हैं, ये नहीं लगाएंगे तो इनकी जान खतरा है। मैं लगाऊंगा तो मैं सुरक्षित हूं। दूसरी चीज अगर इस समय अगर आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस पार्टी की जो महिला है, क्या बोलते हैं उनको, सोनिया गांधी जी, उनको भी मास्क लगाना चाहिए, तो एक बार यही चीज हो सकता है, हमारा तो बड़ा छोटा सा चैनल है, हो सकता है ये आवाज वहां तक पहुंच जाए तो आपकी विनती भी वो स्वीकार कर लें, हो सकता है सचेत भी हो जाए, तो आप मैसेज देकर छोड़ दो। मैं सिर्फ सोनिया गांधी जी से नहीं, अपनी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से ये हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप जब भी पब्लिक के संपर्क में जाएं अपना मास्क लगा करके जाएं, जिससे कि कोरोना महामारी को हम रोक सकें। बिल्कुल, ये अच्छा मैसेज दिया। अब हम आगे अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया, सच्चाई है ये, मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं इस चीज को, फिर भी पिट क्यों गई? सर देखिए, अगर कोई चीज जाती है, अगर कुछ नया आया है तो शायद कुछ जो पुराना है वो चला गया, या तो हम लोगों की नीतियां खराब थी या जनता हमें पसंद नहीं कर रही आज की डेट में। देखो, जब इंसान अपने आप ही बता दे कि हमारी नीतियां खराब थी, जनता पसंद नहीं करी, ऐसा क्यों? क्या नीति खराब थी? सर बेसिकली ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पिट गई है। आप देखिए राजस्थान में जाके देखिए, वहां पे कांग्रेस की पार्टी नीतियां क्या खराब थी? सर देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊं, एक रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आडंबर रचा गया, बहुत बड़ी रामलीला की गई अन्ना हजारे जी के माध्यम से। ये तो अभी की बात बता रहे हो मेरे को, अभी की भी बता रहा, पहले मेरा सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा आडंबर रचा गया रामलीला मैदान में अनशन के रूप में, ठीक है, को जनता पसंद कर रही है। सर उस आडंबर से जन्म हुआ केजरीवाल जी का, जिन्होंने कहा कॉमनवेल्थ में इतना घोटाला हो गया, शीला दीक्षित जी इतना खा गई, मेरे पास सब कुछ अटैची में। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी के अटैची में कहां है वो भ्रष्टाचार के सबूत? उनको क्यों नहीं लेके आते? अगर शीला दीक्षित जी भ्रष्ट थी तो क्यों उन्हें एलजी बनाया गया दूसरे राज्य का? कहा शीला दीक्षित जी भी, चलिए वो तो ऊपर चली गई, प्रभु सवाल घूम गया। सर मेरी बात सवाल घूम गया, जवाब सर मेरी बात सुनिए। अभी भी कांग्रेस के 7 मंत्री बैठे हुए हैं, अगर वो भ्रष्टाचार की फाइल थी तो क्यों नहीं उन पे कोई एक्शन हुआ? मैं ये पूछ रहा हूं, आप मेरी बात को ना समझे नहीं कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियां खराब थी जो जनता आज पसंद नहीं कर रही? सर कांग्रेस की कोई नीति खराब नहीं थी। कांग्रेस ने देखिए आज जो इसको लोग राशन की जो नीति 2 रुपए किलो गेहूं और 5 रुपए किलो जो चावल की नीति है, ये भी केंद्र सरकार लेके आई थी हमारी, ठीक है। उज्जवल योजना जिन्होंने आज इन्हें उज्जवल योजना का नाम दिया है, इसको भी हमारी केंद्र की सरकार ही लेके आई थी, हर गरीब आदमी के घर में सिलेंडर और गैस चूल्हा देने के लिए, ठीक है सर। ऐसी बहुत सारी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, दिल्ली के अलावा सभी राज्यों के अंदर
वरिष्ठ नागरिक पेंशन भी लगाई जा रही है, राशन कार्ड भी बनाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, या ऐसा दिल्ली की जनता ने क्या ऐसा कर दिया कि दिल्ली की जनता में आज पिछले 7 साल से किसी एक भी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन नहीं लगी, किसी भी एक गरीब आदमी को नया राशन कार्ड नहीं मिला? ऐसा क्या कर दिया दिल्ली की जनता ने? केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं। ये तो आपने जो बातें बताई बिल्कुल ठीक और दुरुस्त बताई कि अगर ऐसा नहीं किया है तो वो गलत किया, माना। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने ये सब काम किए थे तो भी जनता कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं कर रही है क्वेश्चन। सर देखिए, आजकल की जो राजनीति का ट्रेंड हो गया, दिखावा ज्यादा है। अभी केजरीवाल जी ने इतना बड़ा आडंबर किया कि पराली पराली पराली। मेरे को कोई ये बता दे, दिल्ली के अंदर कितनी जमीन के ऊपर चावल उगाया जाता है, धान उगाई जाती है, जो पराली से धुआं हो रहा है, उसके हजारों लाखों करोड़ों रुपए के तो उन्होंने पोस्टर बैनर लगा दिए। पराली बाहर से आती है पंजाब। ठीक है सर, तो अगर पराली बाहर से आती है तो फिर दिल्ली में इस चीज के इतने होर्डिंग पोस्टर लगवाने की क्या जरूरत है? भाई खत्म तो कर रही है ना दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त। एक आता है पोल्यूशन मुक्त, क्या होर्डिंग और पोस्टरों से हो गया? वृक्षारोपण से पोल्यूशन? वृक्षारोपण हुआ है, क्यों नहीं हुआ? सर कौन सा वृक्षारोपण हुआ? ये आप जाके देखिए, रिठाला गांव के पीछे खाली जमीन पड़ी है सरकारी, वहां कोई एक नया वृक्ष नहीं लगा है, वो सारी की सारी ऐसी बंजर पड़ी है। उल्टा ये तो बात आप दूसरी कूड़े का ढेर बना माना माना, ये तो दूसरी पार्टी की हम बात करने लगे। हम तो कांग्रेस की बात में पूछा था कि कांग्रेस ने जब सभी काम किए अच्छे तो फिर जनता पसंद क्यों नहीं करती? सर मैंने आपको फिर कहा, जनता आज की डेट में आडंबर को पूज रही है। भाई जो सामने वाली पार्टियां वो इतना बड़ा आडंबर कर चुकी हैं। मतलब अगर वो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं तो वो आडंबर है, वो आपको 200 मेरे को 200 यूनिट दे रहे हैं तो वो आडंबर है। वही जितने नेता और ये मंत्री हैं वो बिजली यूनिट फ्री ले तो ठीक है, हम लोगों को मिल गई तो वो गलत है। सर देखिए, मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा हूँ एक बात। चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से पूछ लेता हूँ, या नेताजी से ही पूछ लेता हूँ, हमारे केजरीवाल साहब से। एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इन्होंने पहले दिल्ली के अंदर 50 रुपए घर का मीटर का रेंट होता था, आज की डेट में 125 रुपए है। कमर्शियल का 100 रुपए था, आज वो 250 रुपए कर दिया इन्होंने। जिस समय 50 रुपए था, जिस समय 50, मेरी बात सुनो, मेरी बात एक बार थोड़ा दिमाग से उतर जाएगा, मेरे उतर जाएगा। जिस समय आप 50 रुपए की बात करो और आज वो 250 रुपए की बात करो, उस समय आपकी आमदनी और आज की आमदनी में फर्क नहीं आया? सर आज की डेट में मेरे ख्याल से तो कोरोना की 2 लहरों की मार झेलने के बाद में लोगों की आमदनी कमी हुई है। जब आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, जब 50 रुपए तो 250 रुपए ले रहे तो लाइफ स्टैंडर्ड आपका बदल गया। सर देखिए मेरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप सभी लोगों से पूछिए, दिल्ली की तरक्की भी थी, दिल्ली के अंदर खुशहाली भी थी। लोग दिल्ली वासियों ने उनको जो है पसंद नहीं कर रहे। सर मैंने कहा ना, एक रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आडंबर रचा गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। सर कहाँ खत्म हुआ भ्रष्टाचार, मुझे आज बताइए। नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर जब सरकारी ठेके थे जिससे डायरेक्ट लोगों सरकार को रेवेन्यू मिल रहा था, उसके बाद इन्होंने 872 ठेके खोल दीजिए और घर घर दारू पहुंचाने का काम चालू करा दिया। किसी से इंटरव्यू करा था, उन्होंने कहा था कि 750 थे 746 कर दिए, 4 ठेके कम ही करें दिल्ली में। नहीं सर, हर राज्य दिल्ली के अंदर 272 वार्ड हैं और हर वार्ड के अंदर 3 ठेके खोल हैं इन्होंने। तो सर आप एवरेज लगा लीजिए कितने होते हैं मेरे ख्याल से कैलकुलेटर से। मेरा फोन तो लगा हुआ है लाइव, नहीं तो मैं अभी फोन करके कंफर्म कर देता। नहीं उससे कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, उनके पास रिकॉर्ड है इस चीज का, मैं वो मंगाता नहीं तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में। ठीक है सर। हाल फिलहाल में 2 साल कोरोना के निकले और कहीं ना कहीं उसके अंदर आम जनता बड़ी परेशान रही है। जितने नेता और मंत्री, इन लोगों को दिक्कत नहीं आई, जो पिसी तो वो आम जनता पिसी, पूरा देश पीछे गया। उसमें विपक्ष कहां था उस टाइम, आप कहां थे? सर देखिए, ना तो हमारी राज्य के अंदर सरकार में कोई भागीदारी है, इसलिए आप लोगों ने कोई सेवा। ठीक है सर, नहीं सेवा का काम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के द्वारा क्या कहते हैं रसोई चलाई गई कांग्रेस के अंदर। फेज 2 में हमारे राजू यादव भाई जी हैं जिन्होंने कांग्रेस की रसोई चलाई, लोगों को खाना वितरण किया। हमारे श्रीनिवासन जी ने मुफ्त सिलेंडर बांटे, क्या कहते हैं ऑक्सीजन के, खाना बांटा, सब काम किए गए। क्यों नहीं किए गए? विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आई। सर विपक्ष की भूमिका तो नजर आई ना, मगर वही वाली बात है, मीडिया कवरेज कर रहा है आज की डेट में केजरीवाल जी को या मोदी जी को। भाई जो काम करेगा उसको तो कवरेज करेगी वो। सर काम तो कांग्रेस ने भी किया, अगर कांग्रेस ने काम किए फिर क्यों पिट गई कांग्रेस पार्टी? काम करने के बाद भी क्यों पिट गई? सर देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि लोगों ने अपना नजरिया चेंज कर लिया, उनको फ्री की सरकार चाहिए, उन्हें काम करने वाली सरकार। उसे फ्री की सरकार नहीं, उसे सेवा की सरकार बता रहे हैं।
200 यूनिट मिली तो वो सेवा करी या नहीं करी? वो तो जनता का पैसा जनता को लौटा रहे हैं वो लोग तो। सर जनता का पैसा जनता को कहां से लौटाया जा रहा है? एक बात बताइए, आप एक घर के अंदर 5 भाई हैं, एक भाई बिल्कुल निठल्ला है और 4 भाई निठल्ले हैं, एक भाई कमाने वाला है। कमाने वाले भाइयों पे तो आपने जोर डाल दिया और निठल्लों को आप खिला रहे हैं। नहीं, वो तो सबको दे रहे हैं यूनिट। सुनिए सर, आप सबको दे रहे हैं, मगर आप दिल्ली की जो एनर्जी का सबसे बड़ा जो भाग है वो 70% कमर्शियल के अंदर ज्यादा खपत है और घरेलू में कम है। सर 70% लोगों से 4 गुना बिल लिया जा रहा है। नहीं, 4 गुना कहाँ है, दिखाओ। सर आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया का देखिए ना, कि जहां 100 रुपए का रेंट था वहां 350 रुपए रेंट हो गया मीटर का। दिखाओ, आपके पास भी होगा कमर्शियल यूनिट का। मेरे पे फिलहाल कमर्शियल का कोई बिल नहीं है, वरना मैं आपको किस चीज का, अपना काम किस चीज का है? सर मेरा काम, मैंने लॉ किया हुआ है, ठीक है, और मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो आपका जो ऑफिस है दफ्तर, बिजली का बिल आता होगा ना? सर बिल्कुल आता है। वो दिखा दो एक बार, जनता सर, देख लेगी। फिलहाल मेरे पास नहीं है, क्या कहते हैं, ऑफिस पे है, तो मैं ऑफिस से। अगर अभी अवेलेबल हो सकता तो मंगा दो। सर देखिए, मैंने आपको क्या कहा, बिल अभी मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। एक बार जनता को बता दो कब दिखाएंगे, मैं उस टाइम दोबारा लौट के आ जाऊंगा। सर जब आपकी इच्छा हो आप कल आ जाइए मेरे पास, मैं आपको कल किस टाइम आ जाऊँ? किस टाइम आ जाऊँ? सर जब आपका दिल करे। आप मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे व्हाट्सएप पे कर देना। 9582710373। आपके पास तो सेव है। ठीक है सर, ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे अपना बिजली का बिल और वो डार्क मार्क करके भेजना जिसमें आपको ऑब्जेक्शन है कि वो ज्यादा आया है या मीटर के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, 4 गुना बढ़ा दिए। वो देखिए, मैं आपसे फिर आप इसमें मैं आपको अपना बिल व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। अगर आप किसी का भी चलते फिरते ही वैसे कमर्शियल का अगर आप पूछेंगे ना कि बिल आपका पहले ज्यादा आ रहा था कि आज ज्यादा आ रहा है, मैं चलते फिरते में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। जब मैं आपके पास बैठा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, दर्शक देख रहे हैं और वही चीज सामने आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। गलत सर अगर आप मेरे को इस चीज की पहले इत्तला करते कल ले लेंगे। मैं तो जल्दबाजी कर ही नहीं रहा, मैं कल फिर आ जाऊंगा, कल फिर ले लेंगे ताकि वो चीज सामने आ सके। जो दूध का दूध वो दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। पहले मीटर का रेंट था और आज के मीटर के रेंट में डबल का वृद्धि की गई है। उस टाइम पे तो चोरियां हुआ करती थी बिजली की, आपके टाइम पे अब नहीं होती। सर देखिए, जिस टाइम होती थी, नहीं होती थी। सर मेरी बात सुनिए, लगा लेते थे। सर बात सुनिए मेरी। शीला दीक्षित जी की सरकार में ही टाटा डीपीएल आई थी, टाटा पावर आई थी, बीएसईएस आया था। तो सर आपको क्या लगता है प्राइवेट कंपनियां बिजली की चोरी होने देंगी? और वही कंपनियां आज हैं, वही कंपनियां पहले थी। पहले केजरीवाल जी कहते थे चोरी कर रहे हैं, फालतू ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सर अगर ये पहले फालतू ले रहे थे तो आज क्या ये कम ले रहे हैं? तो आज इन्होंने रेट क्यों बढ़ाया? कम को छोड़ो, ये तो फ्री कर दिया। सर कितने लोगों की फ्री आ रही है? पूरी दिल्ली की जनता। सर दिल्ली की जितनी बिजली की खपत है उसमें 70% कमर्शियल की है, 30% डोमेस्टिक की, और डोमेस्टिक में से भी 30 में से कम सिर्फ, ज्यादा नहीं मुझे लगता तो 10 या 20% लोग ऐसे होंगे जिनकी बिजली फ्री होगी, बाकी सबके खूब अच्छे से बिल आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप जब ये कह रहे हो कि उन लोगों के अच्छे से बिल आ रहे हैं, उसके बावजूद भी तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री चुना दिल्ली की जनता ने, आप लोगों ने ऐसा कोई भी काम क्यों नहीं किया जिससे जनता को सुविधा मिल सके? तीसरी बार जो मुख्यमंत्री, जो पहले बार की 49 दिन की सरकार थी उसमें कांग्रेस का ही बाहर से समर्थन था, तो इनकी सरकार बनी थी। क्यों था? मतलब कांग्रेस को भी लग रहा था कि ये लोग अच्छा काम करें इसलिए हम इनको समर्थन दे दें? सर देखिए, अच्छा काम नहीं, उन्होंने 6 महीने, अगर कांग्रेस समर्थन देती तो 5 साल सरकार चलाते ना। ये 49 दिन की सरकार क्यों रही? फिर उन्होंने समर्थन हटा लिया था वापस। सर समर्थन बाहर से था, ना कि सरकार के अंदर भागीदारी करके। एक समर्थन होता है भागीदारी से, जिससे 5 साल आप पूरी सरकार चला लेते। ये बाहर का समर्थन ना था, ना कि उनके साथ लग के हमने समर्थन दिया था। उसके बावजूद भी ये 3 बार मुख्यमंत्री लगा और अब फिर बनने जा रहे हैं। बाहर अपने स्टेटों में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर कौन सी? सर बाहर स्टेटों में चुनाव लड़ने से तो पहले बीएसपी ने भी लड़ा, दिल्ली में चुनाव, सपा में भी लड़ा, तो क्या सरकार बना ली? जब सर सरकार बनेगी तो क्या लगता है ये सरकार नहीं बना पाएंगे बाहर? सर मुझे तो लगता नहीं कहीं सरकार बनने वाली है। फिर भी देखो, इन्होंने नगर निगम में इलेक्शन जीत लिया, यहाँ पे पंजाब में, चंडीगढ़ में। सर निगम का चुनाव जीतना, निगम का चुनाव फेस वैल्यू का चुनाव है, और ना कि क्या मतलब फेस वैल्यू अच्छी है उनकी? सर फेस वैल्यू कैंडिडेट की है, ना कि क्या कहते हैं केजरीवाल साहब की। कैंडिडेट को कौन जानता है? वहां तो केजरीवाल के नाम पे, केजरीवाल जी वहां पे गए अपनी पार्टी को लेकर। सर केजरीवाल तो पिछली बार भी जाकर के पंजाब में क्या कहते हैं चुनाव लड़े थे और मुंह की खा के वापस आए थे दिल्ली के अंदर। गोवा में भी लड़े थे, गोवा से भी मुंह की खा के आए थे। अब फिर दोबारा वहीं देखो इलेक्शन जीत के आ गए। तो सर कोई नहीं, वहां से फिर दोबारा मुंह की खा के आ जाएंगे जब चुनाव का रिजल्ट आए। वो तो जीत के आ गए। सर मेरी बात सुनिए ना, निगम के चुनाव में
आज दिल्ली की ही ले लीजिए आप। दिल्ली में ले लो, आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हो? कांग्रेस पार्टी कहां है आज दिल्ली में? कौन है सर- चेहरा? चेहरा ही सामने नहीं आता आप लोगों का कोई। सर क्यों नहीं है कांग्रेस का चेहरा? कांग्रेस काम क्यों नहीं कर रही? चेहरा कौन है? सर- चेहरा कौन है? हर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के लोग टिकट चेहरा मांग कौन रहे है हैं, बताओ? हमारे खुद के मैं सर, सेक्टर 5 सर, में, मैं सुनिए। सेक्टर 5 में रहता हूं, वहां कोई चेहरा नहीं है। सर क्यों? पहले वहां से शशि गोपाल जी क्या कहते हैं निगम पार्षद रही हैं, उससे पहले ठाकुर साहब ने, गोपाल ठाकुर जी आज की बात कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं। सर अभी कौन सा इलेक्शन आ गया जो चेहरा आ जाएगा? अभी तो आम आदमी पार्टी का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। वहां तो काफी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं, बीजेपी के, मुझे कांग्रेस का नजर नहीं आता। सर ऐसे कहने से कोई कैंडिडेट नहीं हो जाता, पोस्टर लगाने से या हुटिंग करने से या लोगों को इकट्ठा करने से कोई कैंडिडेट नहीं बन जाता। मतलब अचानक टपकेगा वो जब इलेक्शन आ जाएंगे? सर अचानक क्यों टपकेगा? वहीं के क्षेत्र का ही कैंडिडेट होगा, सारी चीज होगी। आ नहीं रहा कोई सामने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जनता भी मेरे साथ साथ ये जनता भी परेशान है कि कांग्रेस का चेहरा सामने क्यों नहीं सर आता। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे 28 आदमी टिकट मांग रहे हैं हमारे बुधबिहार वार्ड में, क्या 28 के 28 निगम पार्षद बनेंगे? बनेगा तो एक, ठीक है बनेगा एक, लेकिन नजर तो आए वो 28 में, एक तो आप हो गए, बाकी 27 कौन और कहां के हैं? वो अचानक कहेंगे मैं निगम पार्षद बनना चाहता हूं, मुझे वोट दो। जनता कैसे परखेगी? उसको परखने के लिए टाइम चाहिए नहीं चाहिए? सर जो भी बुधबिहार से चुनाव लड़े, सेक्टर 5 से चुनाव लड़े, फेज 2 से चुनाव लड़े, वो वहीं का मौजूदा निवासी होगा और वहीं का ही कार्यकर्ता होगा कांग्रेस का। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन है आपका यहाँ पे दिल्ली में? सर अभी तो फिलहाल दिल्ली का इलेक्शन नहीं है, असेंबली का, तो सर मैं ऐसे आपसे कैसे कह दूं कि भाई ये चेहरा है दिल्ली के अंदर कौन सीएम का? निगम के इलेक्शन के लिए आपके वार्डों में अभी इस बंदे सामने नहीं आ रहे। सर मैं खुद टिकट मांग रहा हूं। आपके तो मांग रहे हो, मेरे को पता है, आपका तो मांग रहे हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। बाकी नजर नहीं आते चेहरे, ये मानते हो? अभी आम आदमी पार्टी के चेहरे सामने आ रहे हैं, बीजेपी पार्टी के चेहरे सामने आ रहे हैं, पर कांग्रेस के चेहरे सामने नहीं आ रहे। जनता पीछे भागती फिर रही है कि हमें क्या नाम है, टिकट चाहिए तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की मिल जाए या बीजेपी की मिल जाए। सर कांग्रेस के लिए इतनी मुझे, भीड़ नहीं है। सर मैं जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी में भीड़ लगी हुई है, तो सर एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से चलो लोगों से पूछ लेता हूं, ये जो आज आम आदमी पार्टी के अंदर निगम पार्षद की टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं चुनाव से पहले, कल को क्या ये एक ईमानदार निगम पार्षद बनकर जनता के बीच में आएंगे? क्या ये क्या निगम की कांग्रेस- सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आएंगे? क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर निगम की? अभी भाजपा के पिछली बार खुद मोदी जी ने स्वीकार किया कि हमारे सारे निगम पार्षद भ्रष्ट थे, सारे निगम पार्षदों को हटा के नए निगम पार्षदों को बनाया, और उन निगम पार्षदों ने भी इतना भ्रष्टाचार फैला रखा, आज की डेट में लोगों ने लेंटर मैन कह के पुकारती है दिल्ली के अंदर। आपके टाइम पे भी कोयला घोटाला देखो कितना हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, सब कुछ घोटाले हुए। सर आप मेरे को एक कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम हुआ, देखिए सभी जो आरोपी थे वो आज सब बाहर घूम रहे हैं। अगर सर दोषी होते तो सरकार उन्हें सजा देकर के अंदर रखती। जनता ने सजा दे तो दी, दोबारा चुना ही नहीं कभी भी उनको। सर मुझे तो ऐसा, अब आपने कोयला घोटाले की बात करी, कोयला घोटाले में तो माननीय नितिन गडकरी जी का भी नाम था, तो जनता ने तो उन्हें भी चुना। जनता ने उनको पसंद कर लिया, कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करा। सर बात वही है ना, क्या कहता है, जनता अगर किसी दबंग को या बाहुबली को पसंद कर लेती है तो इसका मतलब जनता की गलती है, बाहुबली की गलती है? अब यहाँ पे बाहुबली कौन है ये बताओ? नहीं सर बाहुबली नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। कौन है बाहुबली? कौन है सर बाहुबली तो जनता ही है फिलहाल तो। जनता, जब जनता बाहुबली तो जनता ही तो चुनेगी उसको। सर मैंने आपको बात का जवाब दिया कि कई बार जनता दोषी को भी चुन लेती है और कई बार शरीफ आदमी, ईमानदार, साफ छवि वाला आदमी और इलेक्शन से बाहर हो जाता कौन है? कौन है साफ छवि वाला? कौन है? सर देखिए ये तो जनता का अपनी पसंद है। जनता ने तो पसंद कर लिया। जनता ने देखो दिल्ली में केजरीवाल को पसंद कर लिया और केंद्र में मोदी को पसंद कर लिया और राहुल को पप्पू बता दिया। सर देखिए राहुल को पप्पू मुझे तो नहीं लगता, जनता ने नहीं बताया। किसने बताया? सर देखिए ये तो एक व्यूमर है, ठीक है, और ये जनता का व्यूमर नहीं है, पॉलिटिकल व्यूमर है, ठीक है। सामने विपक्ष ने बोल दिया, ठीक है, तो ऐसे तो मोदी जी को चौकीदार चोर का भी नारा है। चौकीदार बोलते, वो तो खुद ही कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, वो तो खुद ही कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। तो उनका चोर का भी नारा है उनके लिए फिर, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है चौकीदार चोर है और बहुत लोगों ने भी मान लिया चौकीदार चोर है। मुझे बड़ी दाद देनी पड़ेगी आपकी कि इस टाइम पर भी, जिस टाइम राजनीति के अंदर इतनी गर्मा गर्मी है, मौसम में बेशक सर्दी है लेकिन राजनीति में कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपस की टक्कर चल रही है इस समय निगम में, और तब भी आप अपनी पूरी तैयारी में हो कि मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। सर बिल्कुल, अगर कांग्रेस के अच्छे दिनों में हम लोग कांग्रेस के साथ थे
तो आज जैसा कि आप मीडिया वाले पत्रकारों ने बिल्कुल कांग्रेस को कह दिया कि भाई बुरे दिन चल रहे कांग्रेस के, मैं नहीं कहता, आप ही खुद बताओ क्या चल रहे नहीं चल रहे। सर मैं तो नहीं मानता। अगर आप एक कांग्रेस के अच्छे दिन है या बुरे हैं? सर मैं तो बिल्कुल कहूंगा, अगर आदमी पे कोई दुख का समय आता है तो आदमी वहां से एक नई सीख लेकर के तो कहेंगे उसको दुख का समय मतलब अच्छे दिन नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ। आपकी जिंदगी में भी कुछ क्राइसिस आए होंगे, कुछ उठाव आया होगा, और मेरे ख्याल से जब क्राइसिस आने के बाद जब आदमी उठता है तो कुछ नया सीख करके सामने आता है। जिस दिन भी कांग्रेस आएगी पूरे प्रचंड बहुमत से और एक अच्छे बहुमत से लोगों के सामने आएगी और अपना अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी। चलो ये बात असल में दर्शकों सच्चाई बताऊं कि एक राजनीति होती है वो सुई की घड़ियों की तरह होती है। जब 12 बजते हैं ना तो घूम के फिर 12 ही बजने होते हैं, 12 के बाद 11, फिर 9, 8, 7 ऐसे बजते बजते फिर दोबारा से बजे। इसलिए ये राजनीति है। राजनीति के अंदर पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन जो मनों का प्यार है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था, नजदीक में 2 कदम दूरी पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, 2 कदम पहले यहाँ बीजेपी कांग्रेस का दफ्तर है, और 2 कदम आगे जाओगे तो ये बीजेपी का आ जाएगा। लेकिन आपसी भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, 12 बजते रहेंगे, 6 बजते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी, लेकिन भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। दिनेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक बात कहूंगा कि राजनीति को 15 दिन के चुनाव के अंदर ही रखें, उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर कभी ना घोलें कि ये भाजपा का है तो मैं इससे प्यार मिटा दूं, ये आम आदमी पार्टी का है तो मैं इससे प्यार मिटा दूं। मैं ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि कोई भी व्यक्ति वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, अपना आपसी भाईचारा कभी राजनीति के लिए खराब मत करना। तो ये मेरी तो दिल से अच्छा मैसेज है। अभी चलो अगर निगम के यहाँ पे चुनाव की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे आने वाले हो, किन मुद्दों को लेकर के दिल्ली में आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो? सर सबसे पहला तो गंदगी का मुद्दा है। आप जगह जगह जाके देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, ठीक है। या आप निगम के अंदर चले जाइए, अभी पीछे हाउस टैक्स की बात चली, ठीक है, लोगों ने हाउस टैक्स पे भी कर रखा है, उसका कोई खाता ही नहीं है हाउस टैक्स का। कांग्रेस के टाइम में जितने भी रेडी पटड़ी लगाते थे सबको तय बाजारी की दुकानें, सारे बाजारों को लाइसेंस दिए गए थे। आज की डेट में जो नया बंदा पटड़ी लगा रहा है या तय बाजारी की दुकान लेना चाह रहा है तो उसके लिए कुछ वो ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है कोई एमसीडी के पास, कोई विकलांग बूथ देने की पॉलिसी नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे लोगों को विकलांग बूथ भी दिए, लेकिन उस टाइम पे भी अमीर अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो अब से नहीं, पहले से ये चलता आ रहा है कि अमीर हमेशा अमीर होता चला गया और जो गरीब है वो गरीब होता चला गया। ऐसा सच्चाई है ना? सर देखिए, अमीर अमीर होता चला गया या गरीब गरीब होता चला गया। गरीबों की किसी ने नहीं सुनी सर, गरीबों की सुनी, तभी तो मैं कह रहा था आपको। सबसे सर तो मैं आपको पहले ही आपको मैंने कहा था कि गरीबों की माननीय सोनिया गांधी जी ने सुनी, मनमोहन सरकार ने सुनी, तभी तो लोगों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 5 रुपए चावल की स्कीम लेके आए थे हम। और इन्होंने मुफ्त की स्कीम लिया है, बिल्कुल। ठीक है, लोगों के लिए रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा, जो माता बहनें गांव के अंदर खाना बनाती थी, जिनका धुएं में आंखें फूट जाती थी और आंखें खराब हो जाती थी, उनके लिए मुफ्त गैस सिलेंडर बीपीएल कार्डों पे हमने दिए, ठीक है। जो बिल्कुल गरीब थे उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाए जिन्हें गेहूं और चावल बिल्कुल मुफ्त मिलता था, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं सुनी, बिल्कुल कह रहे हो कांग्रेस ने सुनी। सर कांग्रेस ने सुनी, मगर जनता ने उसे दरकिनारा कर दिया। तो जनता जनार्दन है, और ऐसी स्कीम लाओ ना जिससे जनता आप लोगों को पसंद करे। ऐसी स्कीम मत लाओ जो जनता पसंद नहीं करती। सर देखिए, लोगों को फ्री देना, आप भी दे दो। सर मैं आपको बोल रहा हूं ना, फ्री देना मेरे ख्याल से तो कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को हमें आप ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी सरकार ने जो 200 यूनिट जो दिल्ली वासियों को मुफ्त में दी, राहत दी, और 400 का बिल हाफ किया, तो वो गलत किया? सर मेरे हिसाब से बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह हमें कोई मिनिमम ऐसा कीमत रख देनी चाहिए, चाहे 1 रुपए यूनिट रख दें, चाहे 50 पैसे यूनिट रख दें, कि जिससे कि हम उसकी लाइट की और पानी की कीमत समझे। बहुत सारी जगह आप ऐसी जगह जाइए कि वहां पानी चल रहा है तो चल रहा है, उन्हें पता है पानी का बिल नहीं है, पानी का बिल आए या ना आए, पानी बड़ी बहुमूल्य चीज है, हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए, नल चला के ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जल ही जीवन है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अभी जो दिल्ली वासियों को 700 लीटर पानी की सुविधा दी, बिजली की सुविधा दी, आप इसके विरोध में हो या इसके पक्ष में हो?
सर देखिए, अगर जनता को ऐसा लगता है फायदेमंद है, आप भी तो जनता में हो सर आप मैं उसके बिल्कुल, पक्ष में हो विरोध में हो सर मैंने आपको पहले ही कहा, इन चीजों के लिए बिल्कुल एक मिनिमम रख देना चाहिए रेट। मैं कहता हूं ये को। सुझाव है, ये सुझाव है, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको लेके के मैं बात कर रहा हूं, वो आप उसके पक्ष में हो या विरोध में हो? सर मैं इसके बिल्कुल सरासर विरोध में हूँ। जो फ्री दी जा रही है, फ्री दिया जा रहा है इसका अभी दिल्ली में केजरीवाल जी जैसे यात्रा करवा रहे हैं, 60 साल से ऊपर वालों को यात्रा करा रहे हैं, वो गलत है? ठीक है सर, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके लिए केजरीवाल सरकार का धन्यवाद ना करके उन शराबी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी गाड़ी कमाई, अभी पीछे इतने ठेके खुले थे, उनको इन्होंने इतने महंगे रेटों में दोबारा आवंटित किया है, जिसके अंदर सरकार को डायरेक्ट रिवेन्यू जा रहा था ठेकों से, और इन्होंने प्राइवेट रिवेन्यू जो आ रहा है, प्राइवेट ठेके दिए हैं, उसकी कमाई से, और जो शराब के रेट इन्होंने बढ़ाए हैं, कम से कम 50 से 100 रुपए प्रति बोतल बढ़ाया है, उस पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, ना कि कोई सरकार का ऐसा फंड मुझे लगता है। मतलब वो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो वो पिछले गलत साल है? भी सर, पिछले साल भी कहाँ गई थी फ्री यात्रा? अब जब पिछले साल भी करवाई थी उन्होंने वो तो। सर पिछले साल तो पूरे साल कोरोना था, उससे पिछले साल कराई थी। और सर मैं तो पूछना चाह रहा हूं, एक तरफ तो ये कह रहे कोरोना महामारी फैल रही है, दूसरी तरफ ये मुफ्त यात्राएं करा रहे हैं, ठीक है? तो सर ये मुझे तो लगता नहीं, मतलब चुनावी रैलियां हो तो ठीक है, सोनिया गांधी जी भीड़ इकट्ठी करें, मोदी जी भीड़ इकट्ठी करें तो ठीक है, अगर केजरीवाल जी यात्रा कराएं तो वो गलत है। सर मैंने क्या कहा, चुनाव में तो सब लोग आ गए, केजरीवाल जी आ गए, मोदी जी आ गए, सोनिया गांधी जी आ गई, जब तो कहा वो लोग ठीक है, चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठी करें तो ठीक है, वो दिल्ली का बेटा यात्रा कराए तो वो गलत है। सर दिल्ली का बेटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली का बेटा लोगों की गर्दन पे आरा चलाएगा तो क्या दिल्ली का बेटा तब भी अच्छा लगेगा? तो तब भी आरा चलाने वाला ही पसंद आ रहा है दिल्ली वासियों को। सर दिल्ली के बेटे के यहाँ से हर सरकारी हॉस्पिटल से इतनी लाशें निकल रही थी, अगर इनको नहीं पता था कि कोरोना की इतनी महामारी फैलेगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए, आज भी आप जाके देखिए दिल्ली के बेटे ने दिल्ली के अंदर कितने नए अस्पताल बनवाए 7 साल के अंदर। लेकिन तब भी शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर बड़ा सुधार कर दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। आप मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या आप किसी को एडमिट करा के ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं? वो सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सर ठीक है, सरकारी हॉस्पिटलों में कितनों के बेड बढ़वा दिए, आज सारे हॉस्पिटल वहीं स्टैंड कर रहे हैं। जो माननीय शीला दीक्षित जी हमें हॉस्पिटल देखे, अम्बेडकर हॉस्पिटल में नए कमरे तैयार किए गए हैं, अलग से बिल्डिंग बनाई गई है। सर अभी बिल्डिंग बनाई गई है, चालू नहीं की गई, आपने भी जा करके देखा होगा, और मेरे ख्याल से आपके घर के नजदीक है कि वो बिल्डिंग चालू नहीं हुई है, अभी बन रही है सिर्फ, ठीक है सर? तो काम तो कर रही है सरकार। सर मेरी बात सुनिए, अगर बिल्डिंग बनाने से क्या खाली मरीज उसमें लिटा दिया जाएगा? उसके अंदर स्कूलों के अंदर भी उन्होंने कमरे नए तैयार करवाए, बिल्डिंगे नई बना रहे हैं, जैसे आप भी बता रहे हो कि बिल्डिंग बन रही है, मैं भी बता रहा हूँ बन रही है, तो फिर कहना कि उसके अंदर काम तो होगा ही होगा। सर काम होगा ना, मगर जिस चीज की हमें जरूरत थी, जब तो वो चीज हमें मिली नहीं, और उसके बाद में अगर वो मिल रही है तो उसका क्या फायदा? सर कोरोना के अंदर कहा इन्होंने क्या ऐसा इंतजाम किया? सर बहुत लोगों की वीडियो आ रही थी उस टाइम पे कि जी मैं खुद अंबेडकर हॉस्पिटल में काम करता हूं और मेरे को यहाँ ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना कुछ है, बिल्कुल सरकारी तंत्र बिल्कुल चरमराया हुआ था। जब दिल्ली की एक सरकार, केजरीवाल जी चरमरा गए, वो तो पूरी केंद्र सरकार चरमरा गई थी उस समय, तो पूरा देश पीछे चला गया था। अगर अकेला एक बंदा पीछे चला गया, एक देश स्टेट का मुख्यमंत्री, सबके सब उसके पीछे पड़े, केजरीवाल के पीछे सबके सब पड़े। चलो बात करेंगे वार्ड के चुनाव की। आपके वार्ड में अभी चुनाव है, प्रचार प्रसार खूब जोरों से हो रहा है, आपका भी हो रहा है? सर बिल्कुल। कैसे कर रहे हो प्रचार? सर अपना लोगों से जनसंपर्क करके, जो अपने लोग हैं, सरकारी खंभों पे अपने बैनर लगाकर। सर देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैंने अभी तक कोई सरकारी खंभों पर बैनर मैंने देखा, मेरे पास फोटो है। नहीं सर बिल्कुल होगा, एक सरकारी खंभों पे बैनर लगाना अलग चीज है, और एक सरकारी, सही है सर देखिए वो सही है या गलत है? अगर हम अपने प्रचार को, चुनावी प्रचार को सरकारी खंभों पे, इमारत पर अपना कोई भी प्रचार करते हैं तो वो ठीक है या गलत है? फिर वो कोई भी पार्टी का हो जाए। ठीक है सर, देखिए हमने तो खाली बैनर लगाया है, वो हट भी सकता है, मगर कुछ लोगों ने तो पुतवा भी दिए हैं, वो भी गलत है। ठीक है, वो भी गलत है। कुछ लोगों ने गलत है, वो मैं बता रहा हूँ कि वो भी गलत है। सुनिए, आपने जो किया वो बताएं अब। सर देखिए ये पब्लिक सिटी है, इसके अंदर मैं कहता हूं कि देखिए सर, देखिए सरकारी, सर सुनिए मेरी बात, सरकारी इमारत पर
बोर्ड लगाना तो मुझे लगता है, क्योंकि सरकारी इमारतों पे बहुत सारी कंपनियों के बोर्ड भी लगे हैं, न्यूज चैनल्स के बोर्ड भी लगे हुए हैं। वो भी गलत है। ठीक अगर है, मैं जितेंद्र जी, ठीक है सर। जितेंद्र जी, मैं सर, ये जानना चाह रहा हूँ, सर, मेरी जितेंद्र बात जी, हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो किसी का भी लगता है, चाहे वो इवन हमारे ही चैनल का लगे, किसी मीडिया का लगे, किसी कंपनी का लगे, किसी फैक्ट्री का लगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी का लगे, वो सही है या गलत है? सर देखिए, है गलत, मगर आप तो वो वाली बात कर रहे हैं कि कौन सी बताओ? देखिए सर, कि चीजें अगर सरकार करती है तो सब कुछ ठीक है, अगर किसी और ने किया तो गलत है। नहीं, मैंने क्या कहा? मैं अभी एक आम आदमी देखो, पार्टी- यहाँ पर दो सज्जन बैठे हैं। पहले ये बताओ, मैंने सभी पार्टियों के बारे में बात करी है, एक की पूछ रहा हूं। मैं तो उसमें अपने आप को भी काउंट कर रहा हूं। अगर कोई भी चाहे, अगर हमारा भी लगता है किसी भी सरकारी इमारत पर, तो वो गलत है। वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि कोई भी सरकारी इमारत पर चुनावी प्रचार करने के लिए अपना बोर्ड बैनर लगाता है, तो वो गलत है या सही है? सर देखिए, बिल्कुल गलत है, मैं इस बात को बोलता हूं। तब भी आपने लगाया, उस गलत में आप भी शामिल हो? सर बिल्कुल, सभी लोग गलत हैं इसके अंदर, उस राजनीति सभी में आप भी शामिल हो गए, नहीं हो गए? सर बिल्कुल हो गया। मैं तो, जो गलत है, मैंने आपको पहले क्या कहा कि नीम कड़वा होता है मगर असरदार होता है। जो मैंने गलती किया है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। आप भी गलती को एक्सेप्ट करो। जिन्होंने अपने सरकारी इमारतों पर नाम पुतवा दिया या सरकारी खंभों पे अपने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, वो दिल्ली को अच्छा नहीं कर रहे, दिल्ली को कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। उसको खुरचने के लिए लेबर लगेगी, वो पैसा लगेगा, लगाने की लेबर लगी, वो लगा, पैसा लगा, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसा तो हम सब दिल्ली वासियों का है। वही ये लोग अपने प्रचार प्रसार में समझ गए, बाकी तो आप। सर मैं तो बिल्कुल कहूंगा, अगर जिस सरकारी एजेंसी को इसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है, वो मेरे पे हो या मेरे किसी और भाई पे हो, जो भी भाई गलत कर रहे हैं, जो भी गलत कर रहा है, उस पे सब पे होनी चाहिए। उसके लिए मैं कोई ये नहीं कहूंगा जी मुझे छोड़ दो और आप उनको पकड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि गलत में कोई भी है, चाहे मैं हो गया, ये हो गया, दूसरे हो गए। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, सच को कबूल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इन्होंने वो चीज कबूल करी है कि वाकई जो इमारतों पर ये जो पोस्टर हैं वो गलत है। क्योंकि गलत को देखो, हर कोई गलत ही बताएगा, वो सही हो ही नहीं सकता है, चाहे मैं भी क्यों नहीं आ गया उसमें। अच्छा, अभी जैसे वार्ड के चुनाव हैं, आपके यहाँ निगम पार्षद कौन है? हमारे यहाँ निगम पार्षद श्रीमती गायत्री गर्ग जी हैं। कैसी हैं वो? कैसी हैं सर, मैं क्या बताऊं, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जो मैंने बताओगे वो तो? सर देखिए, कि हम लोगों में जाते हैं, लोगों से सुना है कि जी मैंने फोन किया, सफाई नहीं हुई, ठीक है, वो मैं मकान बना रहा था, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। बाकी पर्सनली मैं जब भी मिला हूं तो मुझे ऐसा लगा नहीं उनके नेचर से कि वो ऐसे हैं। ये बात मुझे पता नहीं क्यों दिनेश गगर कड़वे सवालों वाले को ऐसा क्यों लगता है कि जब भी किसी का मैं इंटरव्यू करता हूं, वो ये तो कह देता है कि ऐसी हैं वैसी हैं, ये सुना है उनके बारे में, लेकिन मैं जब पूछता हूं कि अभी देखो पूछूंगा कि उन्होंने कितने पैसे कभी दिए, मैंने नहीं दिए, कभी देते हुए देखा, देते हुए नहीं देखा, लेकिन सबने सुना है। आज तक किसी ने देते हुए नहीं देखा, किसी ने लेते हुए नहीं देखा, किसी ने खुद नहीं दिए, लेकिन आरोप फिर भी लगते हैं। ये सच्चाई है ना? सर देखिए, राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे ज्यादा लगता है, वो है आरोप। ठीक है, चाहे वो देखा हो ना देखा हो, खुद दिए हो ना दिए हो, आरोप लगा दो। ठीक है सर। राजनीति गंदी है सर, कहते हैं ना, धंधा गंदा है पर अच्छा है, मगर अच्छा है, पर करना है, क्योंकि देखिए नोट सर, इकट्ठे होते हैं गंदे धंधे में। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मेरे से पहले कांग्रेस के जो निगम पार्षद थे श्री शंभू दयाल शर्मा जी, उनके बारे में आप पूरे बुध बिहार में पूछ लीजिए। अच्छा, ये धंधा गंदा है या नहीं है वैसे राजनीति का? सर मेरी बात सुनिए, जो आज लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहा है, ठीक है, तो सर जायज सी बात है, निकलना तो सब पब्लिक से ही है। ठीक है, ये धंधा गंदा है या नहीं है राजनीति का? सर राजनीति तो शुरू से कहा गया है कि गंदी है, फिर उसमें आप पैर पसार रहे हो। सर देखिए, मैंने क्या कहा, राजनीति में जाना है, ठीक है, मगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गंदगी कैसे साफ होगी? ये तो सभी बोलते हैं गंदगी साफ होगी। सर मैं एक छोटा सा व्यंग सुनाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। खुला है, आमंत्रण है, सुना दो। देखिए सर, एक जगह है ना, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, वहां शराब वराब भी चल रही थी अंदर, सब लोग बैठे हुए थे। राजनीति कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, लोग कहते हैं यार वहां गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, मगर लोग अंदर जाते हैं और वहीं के ही होके रह जाते हैं। ठीक है,
मगर ऐसा नहीं है, लोगों के मीडिया वहां का होकर नहीं रहेगा, हो सकता है और मीडिया रहते, लेकिन हम वहां पे होकर नहीं रहेगा। अगर हम वहां जाएंगे भी और उस गंदगी को बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे भी कि ये गंदी राजनीति में किस प्रकार से लोगों ने गंदा कर दिया, जबकि राजनीति का मतलब है नीति से राज करना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, नीति से राज करना, लेकिन आज नीति से नहीं होता, वो अनीति से हो जाता है। ठीक है, जैसा कि केजरीवाल जी लेके आए थे मुद्दा कि भाई हम गंदगी साफ करेंगे, भ्रष्टाचार साफ करेंगे। मेरे ख्याल से आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार यही है, सबसे ज्यादा। केजरीवाल जी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, इतना मुझे तो लगता नहीं कि पहले कभी था और कहीं होगा। अभी जैसे 2G घोटाला आपके टाइम पे हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अब केजरीवाल की सरकार में कौन सा घोटाला आप बताते हो जो ऐसे नाम लेके, कौन सा घोटाला? सर अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जल बोर्ड का घोटाला चल रहा था, ठीक है। 26,000 करोड़ रुपए का ऐसा कहा गया कि भाई घोटाला हुआ है जल बोर्ड के अंदर, ठीक है। वो तो आरोप लगते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, मगर आप वहां पे जाके देखिए कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं, डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे, ठीक है। आज भी आप डीटीसी बसों को देख लीजिए। ये चलिए, आपने फ्री सेवा का बड़ा जोरदार, दिल्ली के बेटे के लिए जिसने आपने शब्द यूज किया, मैं अकेला थोड़ी कहता हूँ, दिल्ली की जनता बोल रही है। दिल्ली की जनता बोल रही है, मैं दिल्ली की जनता से ही कह रहा हूँ और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए फ्री बस की गई, मगर इन्होंने देखा कि कोरोना काल चला गया पूरा, इन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त आना जाना बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? मरने के लिए छोड़ दिया दिल्ली की महिलाओं को। मतलब समझा नहीं, माना जाना। बसों में महिलाओं की यात्रा बिल्कुल मुफ्त है। हाँ। पिछले कोरोना काल में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त थी। क्या इनको ये नहीं लगता कि भाई यात्रा अगर मुफ्त है तो उस यात्रा को बंद कर देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए? कि कर तो दिया था, जब कोरोना था लॉकडाउन लगा तो रखा था दिल्ली में भी। सर दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, मगर डीटीसी बसें नहीं बंद थी। डीटीसी बसें बंद हो जाएगी तो मेरे जैसा पत्रकार जिसके पास अपनी गाड़ी है वो कैसे आएगा जाएगा? सर मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। कि कम से कम थोड़े टाइम के लिए तो उस चीज को बंद करना चाहिए। वैसे तो लॉकडाउन लग गया, बंद तो था, वो तो सिर्फ जिसके पास है, जिसको अलाउड है सरकार ने किया, वही तो आ रहा जा रहा है। उसके बाद तो देखिए, आप मुफ्त करके लोगों को नकारा और निकम्मा बना रहे हैं। आप उसका कोई मिनिमम ऐसा चार्ज रखिए जिसको देने के लिए भी लोगों को परेशानी ना हो। चलो मैं आप इसे पूछता हूँ बात, कल को आपकी सरकार अगर आ जाती है तो क्या मुफ्त की जो यात्रा है, मुफ्त जो महिलाओं को सुविधा इस समय दिल्ली में मिली है, वो बंद कर देंगे या ऐसे जारी रखेंगे? सर देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको ऐसा नहीं कोई कमिटमेंट कर सकता, क्योंकि मेरा भी पार्टी में ऐसा कोई कद नहीं है कि जो मैं आपसे कमिटमेंट। आपके विचार क्या है कि बंद कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को या इस सुविधा को ऐसी जारी रखना चाहिए? मेरे हिसाब से जितनी भी मुफ्त की सेवाएं हैं सब बंद हो जानी चाहिए। नहीं, बंद नहीं हो जानी चाहिए। इनका एक मिनिमम ऐसा शुल्क रखना चाहिए कि जो देने वाले को दिक्कत ना हो, मगर उसकी अगर वो वेस्टेज करता है तो उसे ये लगे कि यार जो मैं शुल्क दे रहा हूं ये मैं व्यर्थ कर रहा हूं, अपना ही नुकसान कर रहा हूं दूसरे तो कुल मिला के हम ये मान लें कि जो दिल्ली सरकार के अंदर जितनी भी वो मुफ्त की सुविधाएं हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को शुल्क लगा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है मिनिमम शुल्क, मिनिमम वो ऐसा शुल्क होना चाहिए जैसे बिजली की यूनिट 50 पैसे रख दीजिए, क्योंकि 50 पैसे मुझे नहीं ऐसा लगता 200 यूनिट के अंदर 50 पैसे में 100 रुपए बनते हैं और किसी को 100 रुपए बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, जल का भी ऐसे ही करना चाहिए। ये सब आम आदमी के लिए शुल्क होना चाहिए या ये जितने मंत्री और नेता लोगों को भी सुविधाएं मिल रही है सर उनके लिए? मैं तो सबके सबके लिए सर, मैंने क्या कहा आपको, जनता नहीं, जो एक नेता बना है वो भी पहले जनता था तभी वो नेता बना है। उसको तो मिल जाए यूनिट फ्री। सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से सबके लिए ये सिस्टम होना चाहिए। अगर सरकार किसी नेता को तनख्वाह दे रही है, ठीक है, देखो तो आपके टाइम पे जब कांग्रेस का राज था तब भी नेताओं को फ्री यूनिट थी, तब भी आवासीय योजना में उनको खूब मतलब जो है लाभ हो रहा है, तब भी बिजली बिल नहीं आ रहे, तब भी टेलीफोन के बिल नहीं आ रहे, लेकिन आम जनता को जैसे केजरीवाल जी ने देना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर शुल्क लगना चाहिए। सर मैं तो कहता हूं हमारे नेताओं से भी शुल्क वसूला जाना चाहिए। जो मुफ्त है उसका कुछ ना कुछ ऐसा मिनिमम शुल्क रखना चाहिए जिससे कि उसकी वेस्टेज ना हो। आपने बहुत सारे धर्मार्थ चैरिटेबलों में खाना देखा होगा कि वो 5 रुपए रख देते हैं। वो 5 रुपए उस खाने का शुल्क नहीं होता, उस खाने की कीमत का शुल्क है, उसकी जो मूल्य है, उसका जो कितना वो मूल्यवान है उस चीज का वो शुल्क है। तो इसलिए बिजली पानी हो चाहे मुफ्त यात्रा हो, इसका कुछ ऐसा शुल्क रखना चाहिए कि जिससे कि
आदमी को उसकी कीमत पता चले, इसकी सच्ची कीमत क्या है, ना कि उसकी वेस्टेज। अभी जैसे निगम के जो चुनाव आने वाले हैं, बात को फिर वहीं पे लेके आएंगे दोबारा, ऐसी कौन सी आप चीज करने वाले हैं जो आपको लगता है कि अन्य पार्टियों ने तो नहीं करी लेकिन हम जरूर करेंगे? सर मैं ये कहता हूं कि आज तक जितना भी जो भी हुआ है निगम की पॉलिसीज चेंज करने के लिए कि भाई हमारी पार्टी जो शीर्ष नेता हमें आदेश करेंगे या जो भी हमारा चुनावी एजेंडा होगा वो हमारी इलेक्शन कमेटी तय करेगी और उस पे जो भी वो निर्णय लेंगे वो एक अच्छा निर्णय ही होगा दिल्ली की जनता के देखते हुए। उनके क्षेत्र में, आप तो क्षेत्र में रह रहे हो, वार्ड 27 में हो, तो क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए और आप यहाँ पर अगर चुने जाते हैं तो आप करवाएंगे उसको, पक्का वायदा? सर देखिए, मेरा सबसे पहला निगम का जो कार्य है वो साफ सफाई से रिलेटेड कार्य है, ठीक है। मैं क्षेत्र की सफाई को अपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा, क्योंकि अगर हमारा क्षेत्र साफ है तो सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र साफ होने से एक तो गंदगी नहीं होगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। एक साफ सुथरे माहौल से कोई अगर जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा शहर है, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, बड़ा सुंदर वार्ड है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो एक आज की डेट में लोगों का व्यूमर कहिए या लोगों ने कहते हैं, आपने जैसा कहा सुना है कि लेंटर के पैसे लेते हैं। आप लोगे, कितने लोगे? सर मैं बिल्कुल निःशुल्क रखूंगा कि अवैध निर्माण को नहीं, लोग जो अपना घर बना रहे हैं उसको बिल्कुल किसी से भी 1 रुपए का, ये मेरा आपसे वादा है, अगर मैं भविष्य में निगम पार्षद बन के आया, हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर, तो मैं किसी से 1 रुपया भी शुल्क नहीं लूंगा। बड़े कमाल की बात है, जब मैं बीजेपी के पास जाता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, वो भी कहते हैं कसम से मैं पैसे नहीं लूंगा। कांग्रेस के पास जाता हूँ, वो भी कहते हैं कसम से मैं पैसे नहीं लूंगा। आम आदमी पार्टी के पास जाता हूँ, वो भी यही कहते हैं मैं पैसे नहीं लूंगा। लेकिन जनता फिर भी कहते हैं कि पैसे लेते हैं, आपको क्या, लेकिन लेते देते देखता कोई नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जो अंतिम जो है निगम पार्षद थे कांग्रेस से, जो पीछे अभी तो हमारे हेमराज गर्ग जी हैं की वाइफ हैं, उससे पहले अनिल शर्मा जी थे, ठीक है, उससे पहले हमारे शंभू दयाल शर्मा जी से थे। आप उनके बारे में पूरे क्षेत्र में घूम करके पूछ सकते हैं कि उन्होंने किसी के निर्माण कार्य कराने के लिए, किसी की सफाई के लिए या किसी भी सरकारी कार्य से अगर उनके कोई ऑफिस में गया हो, किसी से 5 पैसे भी लिए गए हों, 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज है, 5 पैसे भी लिए गए हों, तो वो जमाना ही नहीं रहा होगा ना 5 पैसे। ठीक है सर, मैंने बताया ना उस टाइम जमाना तो 5 पैसे वाला भी नहीं था, मगर किसी से कोई 1 रुपए का भी आरोप हो उनके ऊपर, तो सर मैं आपके माध्यम से बात कहता हूं कि हमारे यहां से कोई निगम पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेगा कांग्रेस से, अगर हमारे शंभू दयाल शर्मा जी पे अगर ऐसा कोई आरोप लगा दे कि कितनी बड़ी बात कह दी वाकई ये चीज, कि अगर कोई आरोप भी लगा दे तो कोई निगम पार्षद का चुनाव ही नहीं लड़ेगा। चलो, और वायदे क्या क्या करते हैं जनता से यहाँ पर काम के लिए? सर जो भी एक निगम पार्षद के अंतर्गत कार्य आता है, जैसे पैसे लेना, मकान बनता है? नहीं सर, देखिए मकान बनने का पैसे लेना तो ये अवैध कार्य है, ना कि वैध कार्य है। जो वैध कार्य आते हैं सरकार की गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, किसी का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी के मकान का नक्शा पास करना, तो मरे हुए आदमी से भी पैसे मांग लेते हैं उसके प्रमाण पत्र बनाने के लिए। बड़ी गजब की बात है कि मरे हुए आदमी का प्रमाण पत्र बनाने तो भी पैसे दे, वहां भी घूस है। सर देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे आप निगम सेक्टर 5 में जाइए, आपका कोई अवैध कार्य है वो पैसे लेकर के सब तरीकों से वैध हो जाता है, ठीक है। हाउस टैक्स का निगम के पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है, किसने कितना दे रखा है कितना नहीं दे रखा, ठीक है सर। जो भी एक निगम पार्षद के अंतर्गत काम आता है, चाहे वो सफाई व्यवस्था का हो, चाहे वो किसी के निगम से रिलेटेड कागज का हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, नक्शे का हो, सर मैं वो सभी कार्य जनता के लिए बिल्कुल हमेशा समर्पित हूं और बिल्कुल रहूंगा उनके कार्य कराने के लिए अगर रहूंगा। इसके लिए मैं ना किसी से कोई भगवान का दिया हुआ, मेरे पास सब कुछ है, बिल्कुल मेरे को किसी के मेरे घर में अन्न खाने के लिए और 4 भाइयों को खिलाने के लिए प्रभु की कृपा है। और तो वाकई बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि ठीक है कि जो मैं किसी के पैसे लूं और वो करूं, तो मेरा तो बिल्कुल ही रिश्वत के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं 100%। और ना रिश्वत नहीं लोगे बिल्कुल भी? ना सर, कभी नहीं लूंगा। अगर मेरे पे ऐसा कोई आरोप लगा कभी, जनता को देख के बता दो सर, मैं जनता को कहता हूं कि अगर भविष्य में हनुमान जी महाराज ने मुझे निगम पार्षद बनाया और जनता बनाएगी, जनता बनाएगी। सर मैं जनता से ही, आपके चैनल के माध्यम से जनता से ही कह रहा हूं,
अगर मेरे पे कोई 1 रुपए लेने का भी आरोप लगा तो मैं उसी टाइम त्याग पत्र दे दूंगा, ऐसी गंदी राजनीति से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाकई कितनी अच्छी चीज कही कि अगर कोई आरोप भी लगा, तो अक्सर मैंने सुना है कि झूठे आरोप लगते रहते हैं, आरोप कोई भी लगा दिया, कहने कि अगर आरोप भी लगा तो भी मैं त्याग पत्र दे दूंगा। कितनी गजब की बात। सर हमारे यहाँ से रमेश कुमार जी एमएलए रहे, उनपे कोई आरोप हो कि भाई उन्होंने किसी से पैसा खाया है या कुछ किया है, ठीक है, या हमारे शंभू दयाल शर्मा जी थे, लक्ष्मण आहूजा जी थे यहाँ से निगम पार्षद, किसी पे भी आज तक का कोई आरोप नहीं है कि इन्होंने लोगों के पैसे लेकर के मकान बनवाया है। मकान ही नहीं बनवाए हैं सर, मकान तो सब अपने ही पैसों से बनाते हैं, मकान तो कोई किसी को, आप मेरे को मकान बना के नहीं देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना, मैं आपको बना के दूंगा। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, अगर कोई सरकारी तंत्र आप के लिए वादा कर रहा है तो उसके लिए मैं हमेशा उसके, ये जरूरी नहीं है निगम पार्षद बन के ही सेवा की जा सकती है। अगर मैं निगम पार्षद नहीं बना, 1% में ये नहीं कहता कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा, 100% भविष्य किसी को नहीं पता। अगर 1% में हार भी गया और अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि भाई मेरे से कोई सरकारी कर्मचारी मेरे को तंग कर रहा है मकान बनाने के लिए, तो मैं तब भी उस भाई के साथ खड़ा रहूंगा। कि सर जरूरी नहीं है चुनाव लड़के ही राजनीति की जाती है, चुनाव बगैर लड़े भी राजनीति हो सकती है। हमारा एक चुनाव लड़े बिना राजनीति नहीं हो सकती, समाज सेवा हो सकती है, समाज लेकिन सेवा, राजनीति। सर मैं आपको समाज सेवा के बारे में, हमारा एक क्लब है शहीद भगत सिंह एकता क्लब, जिसके माध्यम से हमने फर्स्ट कोरोना काल में बिल्कुल फ्री रसोई चलाई। तो राजनीति थोड़ी थी वो, समाज सेवा थी वो। मैंने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं चुनाव लड़के ही समाज सेवा की जाती है। हाँ, आपने कहा कि चुनाव लड़के ही राजनीति की जाती है। मैंने कहा ना चुनाव लड़के ही राजनीति है। समाज, जो लोग जैसे देखा आपने लिखा होगा समाज सेवी, एक टैग है, राजनीति करनी है मगर समाज सेवी लिखवा रखा है, ठीक है। जब तो चुनाव में टिकट मिलेगी सर देखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ कि चुनाव में टिकट के लिए समाज सेवी को ही टिकट मिलती है क्या? जो नॉर्मल आदमी अगर चुनाव लड़ने की अगर करेगा तैयारी तो क्या उसे पार्टियां टिकट नहीं देती? टिकट देती। जब तक वो क्षेत्र में उतरेगा ही नहीं, समाज की सेवा नहीं करेगा, उसका कोई जानता ही नहीं होगा, तब तक वो टिकट कैसे ले लेगा सर? जब तक ये नहीं चढ़ाएगा। नहीं सर, सच्चाई है ना, ये चढ़ाने पड़ते हैं। सर मुझे नहीं लगता ऐसा, अगर कोई कैपेबल कैंडिडेट है जिसका जनसंपर्क अच्छा है और लोगों में पकड़ अच्छी है, जिसका नाम अच्छा है, कि पैसे देके टिकट होती हो, ये तो अच्छा नाम तो उसी का होगा ना जो समाज सेवा सर देखिए मैं बताता हूँ आपको, 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं, एक आदमी की टिकट होगी, बाकी इन्होंने व्यूमर बना दिए, पैसे देके टिकट लाया। भैया पैसे देके टिकट लाया तो आप 9 लोग कहाँ थे? आप भी पैसे देके ले आते। ये मेरी पार्टी में नहीं है, सभी में है। देखिए जो राजनीति गंदी है। देखिए सर मैंने आपको क्या कहा, आरोप की राजनीति है। अगर एक आदमी को कोई भी पार्टी टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी मुझे देती है, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी में आरोप लगेंगे, भाजपा में आरोप लगेंगे, लोग मुझ पे ही आरोप लगाने लग जाएं कि पैसे देके टिकट लाया। मगर सर ऐसा नहीं है, अगर जो कैपेबल होगा और जिसको जनता पसंद करती होगी उसको टिकट मिलेगी, जिसके साथ कार्यकर्ता मिलकर के साथ काम करना चाहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नया साल नजदीक में आ रहा है, हम अपने सवालों को यहीं विराम देंगे। नया साल नजदीक में आ रहा है, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, मोहल्ले वासियों को क्या शुभकामनाएं संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सभी को आपके चैनल सीसीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को नववर्ष की 9 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी 10वें पातशाही जी का जन्मदिन है, उनके गुरुपर्व की और लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और लोगों से ये कहूँगा, कोरोना महामारी के अंदर जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसके अंदर अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज़्यादा, अगर आपको बाज़ारों में जाना है सामान लेने के लिए तो आप ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें बाज़ारों में, क्योंकि सरकार की भी गाइडलाइन है 6 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब चीज़ों का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें। अगर आपको ऐसा लगता है जो पब्लिक प्लेस पे जिस चीज़ों को लोगों ने ज़्यादा छुआ है तो उसको छुआ जाए आपसे, तो कोशिश करें कि आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सभी लोग जब अपने घर से बाहर जाएं तो मास्क को जरूर लगाएं, क्योंकि इस मास्क लगाने की ही बात से हमारे दिनेश भाई को कड़वे सवालों वाला नाम पड़ा है। मगर मैं कहूंगा तरुण सागर महाराज जी के कड़वे प्रवचन जीवन में जिन्होंने अमल किए उन्हें बड़ा ही मीठा आनंद मिला है, और ऐसे ही जो हमारे दिनेश भाई के कड़वे प्रवचन, कड़वे सवाल है, मगर वो असल में बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे। चलिए वाकई अच्छा लगा। चलिए आज के इंटरव्यू में कैसा लगा आपको? आज से पहले भी कितने पत्रकारों ने आपके इंटरव्यू करे होंगे? मैंने शुरू में ही आपको एक बात कही थी और आपके चैनल के माध्यम से शायद मैं सब लोगों को भी ये बात बोल रहा हूँ
बहुत सारे बंदे देख रहे इंतजार में थे कि आज जितेंद्र के साथ होने के बाद। सर सुनिए मेरी बात, जो सच है, सच को फेस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये बोलें कि नहीं यार दिनेश उसके साथ पार्शलिटी करता है, मुझे नहीं ऐसा लगा कि कोई दिनेश भाई ने मेरे साथ पार्शलिटी की है। जो एक असली पत्रकार का जो रोल है इस समाज के अंदर, सच्चाई को बाहर लाना, क्योंकि पत्रकार ही समाज का एक आईना होता है जो समाज की सच्चाई को पेश करता है, लोगों की सच्चाई को जो बाहर लेके आता है। और सभी पत्रकार भाइयों को जो पत्रकारिता करनी चाहिए निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए, ना करके किसी पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट से। ठीक है सर। सही मायने में पत्रकारिता ना पक्ष होना चाहिए ना विपक्ष होना चाहिए, सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ये गलत है तो गलत दिखाना भी हमारा काम है, क्योंकि जनता इनको चुनने वाली है। अगर ये सही है तो भी हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि जनता इन्हें चुनने वाली है। क्योंकि जनता किसे चुनेगी, सही को चुनेगी या गलत को चुनेगी। हम जब तक उसका चेहरा सही में नहीं दिखाएंगे पब्लिक को, तो क्या पता कोई चोर डकैत सामने आके आपके लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगे। इसलिए सही बंदा चुनना बहुत जरूरी है। जनता को यह दिखाना बहुत जरूरी है कि सही कौन है गलत कौन है, फैसला जनता करेगी। हमारा काम है एक सच बात करना, ना पक्ष की बात करना ना विपक्ष की करना, सिर्फ निष्पक्ष होकर करना। दिनेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से बात कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। वो एक हमारे 5 सालों में, चाहे वो निगम की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो बड़ा अहम रोल होता है। बाकी हम कुछ लोग हैं ना उसे एक वीकेंड समझ के जाने देते हैं। हमें चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र में अच्छा व्यक्ति है, जो काम करने लायक है, जो कैपेबल है, शिक्षित है, जिसको अपने अधिकारों का पता है और अपनी जनता के अधिकारों को भी पता है, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। और सभी लोगों को जो उसकी एक वोट की ताकत है, फिर हम 5 साल बाद ये कहते हैं कि यार ये गलत आदमी चुन के आ गया। वो गलत आदमी चुना किसने? हम लोगों ने चुना, हमने चुना। तो इसलिए हमें अपने मतदान का अधिकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, क्योंकि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल है, वही सब कुछ फेरबदल कर सकता है। तो आपको जो अधिकार मिला है वोट का अधिकार, उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी व्यक्तियों को वोट करना चाहिए। है सर? सर मैं वहां नहीं देख रहा, मैं देख बेसिकली आपके कैमरे की तरफ रहा हूं और आप तिरछे बैठे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उधर देख रहा हूं। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, आपने अपने चैनल पे जितने भी कवरेज देखी, ऐसा लगा क्या कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की करते हैं, ये सिर्फ बीजेपी की करते हैं, ऐसा लगा क्या? सर मैं क्या कह रहा हूं, अब मुझे कहना नहीं चाहिए कि आपका, देखिए आपका जो चैनल है क्षेत्र का एक चैनल है हमारे, ठीक है, हमारे रिठाला विधानसभा में आपका चैनल काफी फेमस है। और रिठाला विधानसभा मुझे तो लगता नहीं फेमस है। सर सुनिए, हमारे वार्ड में बड़ा फेमस है। अच्छा। क्योंकि आपने अभी तक जो इंटरव्यू लिए हैं वो आम आदमी वालों के ज्यादा लिए हैं, तो इसलिए आप पे एक टैग लग गया है कि आम आदमी का पत्रकार है। अच्छा, चैनल पे जब कवरेज देखते हो तो आपने देखे भी होंगे कि और पार्टी बीजेपी के भी देखे होंगे ना जाने। मैंने देखो महेश तोमर जी का कर लिया, विनोद महेंद्रू का करा, नीरज गणेश जैन का करा, और आपके क्या नाम है मनीष चौधरी जी का करा, संदीप कनिका का करा। ये सब तमाम बीजेपी के तो हैं। और अगर रहे हेमराज गर्ग जी, एक आध दिन में उनके पास भी चला जाऊंगा, जो सच है वो भी बता देंगे, जो झूठ है वो भी बता देंगे। जितनी भी बातें होंगी वो सामने आती है, लाइव चलाता हूँ, सबके सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आम आदमी का कर रहा है। नहीं सर, मैंने क्या कहा ना आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई चैनल किसी का नहीं होता, बाकी जनता का होता है। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है पत्रकार के मन में, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से है। चलो आपने कम से कम ये तो कहा कि आम आदमी और बीजेपी से चलिए ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ने अपना कीमती समय निकाल करके अगर मेरा इंटरव्यू लिया, तो आज से मैं कहूंगा कि भाई के दिल में कांग्रेस के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। मेरे लिए तीनों पार्टियों के लिए, चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भाई निर्दलीय भी अगर करता है, तो मेरा काम ये नहीं कि उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना है या कोई एक हार्ड कॉर्नर रखना, नहीं। मेरा काम है वो सच दिखाने का, सिर्फ जो हो रहा है वो दिखाने का, बजाय कि घूम फिर के, मैं कान यूं पकड़ लेता हूं बजाय कि ऐसे घुमा फिराने के। चलिए, यदि दर्शकों आपको भी हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है, पूछे गए सवाल पसंद आ रहे हैं, इनके दिए गए जवाब पसंद आ रहे हैं, या कोई भी आपको लगता है कि इस तरह के सवालों के अंदर ये भी पूछना चाहिए था या इनको ये कहना चाहिए था, और नीचे सरकार ने कमेंट बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन दिया कमेंट करने का, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर करें, हम उसके ऊपर विशेष गौर करेंगे। और इस तरह की पत्रकारिता को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN न्यूज़ दिल्ली के साथ।